हेलो बच्चों, तो आज आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लास थर्ड है आज। इसके पहले दो क्लासेस हमने वर्क की हुई हैं। सिलेबस है जिसमें हम ये दोनों सिलेबस हैं। ईयर वाइज सिलेबस भी है और सेमेस्टर वाइज सिलेबस भी है। नीचे वाला जो है वो सेमेस्टर वाइज है। तो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजी समझ चुके हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, वेंटिलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन या कैरिज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिस्पनिया और पीरियोडिक ब्रीदिंग के बारे में। तो शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जैसे हमने अभी बात की थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में लास्ट क्लास में, कि डिफ्यूजन के थ्रू CO2 और O2 ब्लड से सेल्स में जा रहे हैं, सेल्स से ब्लड में आ रहे हैं। लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन का कैरियर कौन है? कैरियर समझते हैं। जैसे कि अगर पहले आप लोगों ने देखी होगी साइकिल आती थी, मैक्सिमम आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो टू व्हीलर्स काफ़ी हो गई हैं। पहले टू व्हीलर्स इतनी नहीं हुआ करती थी। जो भी थी साइकिल, बाइसाइकिल जिसको हम बोलते हैं, वो हुआ करते थे। सो उसमें पीछे कैरियर लगा होता था। तो जो भी साइकिल चला रहा है, तो जो चलाने वाला है, तो कैरियर में अगर किसी को लिफ्ट देना है तो वो उसको कैरियर बैठा लेते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे लाकर छोड़ देते थे। लोग अपने बच्चों को भी उसमें घुमाते थे। तो कैरियर मतलब जो हम जिसको लिफ्ट दे रहे हैं, जिस पर्सन को, वो हो गया ऑक्सीजन। और जो साइकिल है, उस पूरे ब्लड में साइकिल कौन है जो उस ऑक्सीजन को अपने कैरियर पर बैठा के ले जाके वहाँ तक छोड़ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम एल्वुलाई टू द टिश्यू। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ से कहाँ तक? एल्वुलाई से टिश्यू तक या सेल्स तक। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड इज 19 ml% एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg। जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है वो 19 ml होता है, और साथ ही साथ जो पार्शियल प्रेशर, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, 95 mmHg होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये आर्टीरियल ब्लड की बात चल रही है ना। इन वीनस ब्लड, यानी वेन में जहाँ पे इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, तब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन इज़ 14 ml%। अब आप एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम प्योर और इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं, तो प्योर ब्लड में हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन रहती है और इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं या इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन है ही नहीं, रहती है, लेकिन मात्रा पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उनके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन प्योर ब्लड में 19 ml% होती है और उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 mmHg होता है। और वीनस ब्लड में, वेन में जहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंट है, जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो है 14 ml%। और जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg है, क्योंकि इसके बीच में डिफ्यूजन हुआ है। तो ब्लड से ऑक्सीजन निकल के सेल्स या टिश्यू में चली गई है, डिफ्यूज़ कर गई है, उसमें घुस गई है। इसलिए अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया है और उनका जो परसेंटेज है वो भी कम हो गया है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन 2 फॉर्म। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में 2 तरीक़ों से, एज अ सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन और इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। तो जो सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन है उसमें 0.3 ml पर 100 ml ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, और दूसरा जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके। अब दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं, दोनों तरीकों को समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज अ सिंपल सॉल्यूशन। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ऑफ प्लाज्मा एंड इट ट्रांसपोर्टेड इन दिस फिजिकल फॉर्म। अब ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, तो प्लाज्मा के वाटर में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट होती है फिजिकली तरीके से। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे इज़ वेरी निग्लिजिबल। और इस तरीके से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत नाम मात्र का। इट इज़ ओनली 0.3 ml पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा। 100 ml प्लाज्मा में 0.3 ml ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट होती है। Still, the transport of oxygen in this form become important during the condition like muscular exercise to meet the excessive demand of oxygen by the tissues. लेकिन अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का इस तरीके से प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है
द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस फॉर्म बिकम इम्पॉर्टेंट। कब ये जरूरी होता है? ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक मस्कुलर एक्टिविटी। आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो हमारी बॉडी की, हमारे टिश्यू की जो ऑक्सीजन डिमांड है ये बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तब ये जो डिज़ोल्व होने वाला पैटर्न है या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज अ सिंपल सॉल्यूशन, ये बहुत नेसेसरी होता है और इस तरीके से ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो हमारे शरीर की पूरी होती है। तो प्लाज्मा वाला तरीका देख लिया। अब दूसरा क्या है? हीमोग्लोबिन वाला तरीका, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन या कंबाइन होकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो ऑक्सीजन है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट होती है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस फॉर्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड। अब इस तरीके से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन इसी तरीके से ही सप्लाई होती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.3 ml of oxygen. This is called oxygen carrying capacity of hemoglobin. अब हीमोग्लोबिन, जैसे अगर आप कभी CBC या जो आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट की, तो उसमें आप देखिएगा हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना है या हीमोग्लोबिन कितना आया। तो नॉर्मल रेंज जो होती है हीमोग्लोबिन की लगभग 12 से 15 ग्राम होती है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है और जेंडर वाइज भी अलग अलग होता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता। ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन ओनली एज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन, नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, इट इज़ ओनली ऑक्सीजनेशन। जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, बस एक कंबाइन हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन बस होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजनेशन हो रहा है। थोड़ा डायग्राम में देख लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। आरबीसी है, इसमें जो लाइट कलर का बड़ा बड़ा स्पॉट दिख रहा है वो समझ लीजिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और ऊपर से ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। तो ये आरबीसी में आए, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उससे ये बाइंड हो गए। ठीक है, सेकंड डायग्राम देखिए, ऑक्सीजन बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना ली है, अब ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। फिर थर्ड डायग्राम देखिए, ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स, ये जो टिश्यू में और सेल्स में जहाँ पे भी इनको सप्लाई करना है वहाँ तक ये आरबीसी या आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जा रहा है, और जहाँ पे भी नीड है वहाँ पर इसको ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑक्सीजन कंबाइन विद आयरन इन हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट जो होता है वहाँ पर आयरन होता है, तो ऑक्सीजन उस आयरन के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है, कंबाइन होती है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। जैसा भी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसको अपन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बोलते हैं। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 15 ग्राम। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है शरीर में तो लगभग 15 ग्राम होता है, हम एक एवरेज मान रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 15 ही हो, 12, 13, 14 इतना लगभग रहता है। सो द ब्लड विथ 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मस्ट कैरी 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर अपन देखें कि भाई 1 ग्राम 1.34 ml कैरी करता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को कम से कम 20.1 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करनी चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड में, है ना। ये जब पूरा कैलकुलेशन चल रहा है 100 ml ब्लड का चल रहा है, तो 100 ml ब्लड को 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, बट द ब्लड विथ 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज ओनली 19 ml ऑफ ऑक्सीजन।
यानी 15 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन है तो आपका जो 100 ml ब्लड है वो 19 ml ऑक्सीजन ही कैरी करता है, जबकि इसको कैरी करना चाहिए 20.1 ml 15 ग्राम के हिसाब से, और 1 ग्राम अगर 1.34 ml कैरी कर रहा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके, ये कैलकुलेटर में करके देख सकते हो आप लोग। आपका कैलकुलेटर निकाल के देखिए, 15 इंटू 1.34 ml, मैं भी निकाल लेता हूँ 1 मिनट। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना 1.34 गुणे 1.34, तो ये आ रहा है 20.1 ml। इतना इसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कितना कर रहा है ये 19 ml। दिस इज़ नोन एज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब ये ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, मतलब अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी है ये। जैसे हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी हमने देखी थी कि भाई 1 ग्राम जो है 1.34 ml कैरी कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी है। लेकिन जो ब्लड है 100 ml ब्लड कितना लेके जा रहा है 19 ml, तो इसके हिसाब से दिस इज नोन एज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड तो 19 ml ही लेके जा पा रहा है अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो। The oxygen carrying capacity of blood is only 19 ml% because the hemoglobin is not fully saturated with the oxygen. This is saturated only for about 95%. अब ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड 19 है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन पूरे तरीके से सैचुरेटेड नहीं होता है ऑक्सीजन की वजह से या ऑक्सीजन के साथ, ये 95% ही सैचुरेट होता है इस वजह से। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। O2 की बात कर ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, CO2 की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वलाई। अब जहाँ पर सेल्स या टिश्यू हैं ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं तब ये फिर ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड से फिर हार्ट के थ्रू एल्वलाई तक जाती है, जहाँ से ये रिलीज़ होकर फिर हम नोस्ट्रल से या नोज से उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वलाई, तो ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ तक, टिश्यू से लेके एल्वलाई तक। इन द आर्टीरियल ब्लड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 48 ml% एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg। तो जो आर्टीरियल ब्लड होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 48% ml होती है और इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg होता है। इन वेनस ब्लड, अगर हम वेन की बात करते हैं तो वेन में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 52 ml%, यहाँ पर 52 है, आर्टरी में 48 था, एंड पार्शियल प्रेशर इज 46 mmHg। आर्टरी में 40 था, इसमें 46 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन 4 वेज। ऑक्सीजन हमने देखा था 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, डिजॉल्व फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड से एज अ बाइकार्बोनेट और कार्बो अमीनो कंपाउंड के थ्रू। एक एक करके समझते हैं इनको। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ डिजॉल्व फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड डिजॉल्व इन द फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा फॉर्मिंग अ सिंपल सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में डिफ्यूज होती है और ब्लड में प्लाज्मा है उसमें घुलकर उसमें डिजॉल्व होकर एक सिंपल सॉल्यूशन बनाती है। ओनली अबाउट 3 ml पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ डिजॉल्व स्टेट। 100 ml में 3 ml CO2 जो है वही ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू होती है। दिस इज अबाउट 7% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जो टोटल अगर अपन परसेंट के हिसाब से देखें तो 100 में से 7% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बोनिक एसिड, पार्ट ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है वो उसमें वाटर के साथ मिलकर या कंबाइन होकर एक कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो कार्बोनिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड इट इज़ नेग्लिजिबल। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है इस तरीके से, लेकिन रिएक्शन जो है ये जो कंबाइन होना वाटर का कार्बोनिक एसिड के साथ CO2 का वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाना, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है,
ये जो रिएक्शन है बहुत ही स्लो होती है। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें n का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर। फिर थर्ड टेक्निक क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। अबाउट 63% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। लगभग 63% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फ्रॉम प्लाज्मा द कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द रेड ब्लड सेल। प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर करती है और आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। पानी के साथ मिक्स होकर ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। द रिएक्शन इनसाइड आरबीसी इज़ वेरी रैपिड, और ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी रैपिड होती है, इसलिए 63% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर लास्ट क्या तरीका है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बामीनो कंपाउंड। 30% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है कार्बामीनो कंपाउंड के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें क्या कर रहा है CO2, ब्लड में हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है या कंबाइन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड इट कंबाइन विद द प्लाज्मा प्रोटीन टू फॉर्म कार्बामीनो प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर कार्बामीनो प्रोटीन बनाता है। द कार्बामीनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बामीनो प्रोटीन आर टुगेदर कॉल्ड कार्बामीनो कंपाउंड। इन दोनों को मिलाकर हम साथ में बोलते हैं कार्बामीनो कंपाउंड, और ये 30% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात कर ली, कौन इनको लाता ले जाता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, कौन इसको रेगुलेट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आपके घर में पंखा लगा होगा, एक रेगुलेटर लगा होगा बोर्ड में, जो बिजली वाला बोर्ड है, तो उससे आप स्पीड कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो ठीक वैसे ही रेस्पिरेशन या जितनी प्रोसेस होती है इनका रेगुलेशन होता है। तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है या कौन कर रहा है उसके बारे में समझेंगे। रेस्पिरेशन इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, वॉलंटरी अपनिया एज अ पॉसिबल बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अबाउट 40 सेकेंड्स। रेस्पिरेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, अपने आप चलता रहता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन जानबूझ के कर सकते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्स प्रोसेस अपने आप होता रहता है। जानबूझ के रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, लगभग 40 सेकंड के लिए। हाउएवर बाय प्रैक्टिस ब्रीदिंग कैन बी विदहेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड द पर्सन इज फोर्स्ड टू ब्रीथ। अब आप ये सांस रोकने वाली जो बात चल रही है, तो आप 40 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं, उसके बाद आपको सांस लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस के साथ, बाय प्रैक्टिस आप ये जो सांस रोकने का या विदहोल्ड करने का जो पीरियड है इसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट पीरियड आपको सांस लेनी ही पड़ेगी। रेस्पिरेशन इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन इवन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब जो रेस्पिरेशन है ये एक वेरिएशन वाला सब्जेक्ट है, मतलब रेस्पिरेशन हमेशा एक जैसा नहीं चलता रहता है, स्लो स्टडी या फास्ट चल रहा है, ये इसमें वेरिएशन होता रहता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब कोई बीमारी नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन तब भी इसमें वेरिएशन हो सकते हैं या होते हैं। अब जैसे इमोशन है, इमोशन एंड एक्सरसाइज इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। जब आप इमोशनल होते हैं, रो रहे हैं या आप हंस रहे हैं, कोई भी इमोशनल कंडीशन में हैं आप, तो आपका रेस्पिरेशन रेट चेंज हो जाएगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेशन रेट चेंज हो जाएगा। हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, हाँफते हैं, हमारी क्योंकि ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। मतलब बीमारी नहीं है, नॉर्मली भी आप रेस्पिरेशन का जो रेट है वो अल्टर होता रहता है। बट द अल्टर्ड पैटर्न ऑफ द रेस्पिरेशन इज बॉट बैक टू नॉर्मल विद इन अ शॉर्ट टाइम बाय सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। अब जैसे इमोशन एक्सरसाइज है, इसमें आपका रेस्पिरेशन रेट अल्टर हुआ, चेंज हुआ, तो ये जो रेस्पिरेशन रेट चेंज हुआ या रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ गया, फोर्स जो है वो बढ़ गया, रेस्पिरेशन का फोर्स बढ़ गया, रेट बढ़ गया। मतलब जैसे नॉर्मली अपन 12 से 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, अब ये हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, बार बार जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये होते हैं, लेकिन एक बहुत थोड़े समय के लिए।
Altered pattern of respiration is brought back to normal within a short time by some regulatory mechanism in the body. तो जो भी अल्ट्रेशन हो रहा है थोड़े समय के लिए होता है और उसको फिर से नॉर्मल ले आया जाता है ज़रा सही समय में बाय सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। और ये नॉर्मल लाने के लिए या नॉर्मल लाने के पीछे हमारे शरीर में कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, उनका हाथ होता है। द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय टू मैकेनिज्म। और जो रेस्पिरेशन का जो पैटर्न है ये दो मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है, नर्वस या न्यूरल मैकेनिज्म या फिर दूसरा जो है वो है केमिकल मैकेनिज्म। ये नर्वस मैकेनिज्म और केमिकल मैकेनिज्म हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। तो पहले देखते हैं नर्वस मैकेनिज्म। द नर्वस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द रेस्पिरेटरी सेंटर। हमारे ब्रेन में कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं और आफरेंट एंड इफरेंट नर्व, सेंसेशन लाने वाली ले जाने वाली, सेंसरी और मोटर नर्व। सेंसरी और मोटर नर्व जो है वो सेंसेशन ले जाती हैं हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर तक और वहाँ से फिर वापस लाती हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच कंट्रोल द रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या है? हमारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो कि हमारे ब्रेन में है, जो कि रेस्पिरेशन का रेट, रिदम, रेस्पिरेशन की दर, रेस्पिरेशन की रिदम यानी कि लय और फोर्स, इनको कंट्रोल करते हैं। दीज सेंटर्स आर सिचुएटेड इन रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम ऑन ईदर साइड। हमारे ब्रेन के रेटिकुलर फॉर्मेशन में ये सिचुएटेड होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द ब्रेन स्टेम द रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। सिचुएशन के हिसाब से रेस्पिरेटरी सेंटर्स को फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सिचुएशन मतलब कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन के हिसाब से। तो मेडुलरी, जो मेडुला में रहते हैं तो उनको मेडुलरी सेंटर्स बोलते हैं, और जो पोन्स में रहते हैं तो उनको पोन्टाइन सेंटर बोलते हैं। अगेन मेडुलरी सेंटर में फिर दो सेंटर हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर, और पोन्टाइन सेंटर में फिर दो सेंटर हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, टैक्सिक सेंटर है, TAXIC, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर। तो न्यूरल या नर्वस मैकेनिज्म था। दूसरा है केमिकल मैकेनिज्म। केमिकल मैकेनिज्म में क्या है? द केमिकल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑपरेटेड थ्रू द कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू ये मैकेनिज्म रेगुलेशन करता है रेस्पिरेशन का। अब कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। तो पहले तो बात करते हैं अपन रिसेप्टर के बारे में, जो हमने नर्वस सिस्टम में समझा हुआ है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये सिग्नल या चेंजेस, जो भी अल्ट्रेशन हो रहा है उसको रिसीव करते हैं। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, और उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब जैसे कि हमने आपको कुछ चुभा, आपको कुछ ठंडा लगा, कुछ गर्म लगा, तो जो सेंसेशन है, आपको कुछ पेन हो रहा है, तो ये जो सेंसेशन है ये रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं चेंजेस को, और सेंसरी नर्व जो है वो इसको ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन से फिर मोटर नर्व वापस सेंसेशन हमारे हाथ तक लाती है, तब हम अपना हाथ आगे करते हैं, पीछे करते हैं। ये बहुत फास्ट होता है, बिजली की स्पीड से। तो ठीक वैसे ही कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? केमिकल जो कंपोनेंट है या जो केमिकल वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें अगर चेंज होता है तभी रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए इनको हम कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। These receptors are the sensory nerve endings which are highly sensitive to chemical changes in blood। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं क्या है? नर्व एंडिंग होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अगर कोई केमिकल चेंज होता है ब्लड में उसके लिए। द कीमो रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग चेंजेस इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। जो कीमो रिसेप्टर है ये रिस्पॉन्स करते हैं कब? जब ब्लड के केमिकल एनवायरनमेंट में चेंज होता है। क्या क्या चेंज होता है? कुछ देख लेते हैं। कुछ चेंजेस जो है, हाइपोक्सिया, सेल्स में, टिश्यू में ऑक्सीजन की जो कमी होती है उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं तब। हाइपरकैप्निया, CO2 का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल से जब ज़्यादा हो जाता है तब। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया है तब। कीमो रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। अब जो कीमो रिसेप्टर हैं इनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। अब हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इम्पल्स फ्रॉम थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर होते हैं जो कि थर्मल टेम्परेचर में चेंज होने पर एक्टिवेट होते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स
एक्टिवेट होंगे अगर बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। कम या ज़्यादा होने पर ये इम्पल्स सेंड करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, और पर्सन हाइपर वेंटिलेट करता है, यानी कि उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। तो इम्पल्स फ्रॉम थर्मोरिसेप्टर्स, इम्पल्स फ्रॉम पेन रिसेप्टर्स, दर्द की कंडीशन में भी आप हाइपर वेंटिलेट करते हैं। पेन जब होता है तो आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमारे ट्रेकिया का जो रीजन होता है, यहाँ पर ट्रेकिया लैरिंक्स से ब्रोंकाई वाला जो रीजन है, वहाँ पर अगर कुछ सिक्रीशन है उसको बाहर निकालना है तो कफ करने के पहले पर्सन डीप ब्रीथ करता है, डीप इंस्पिरेशन, गहरी सांस लेता है, उसके बाद ही कफ करता है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब आपके नेज़ल कैविटी में कुछ इरिटेशन है और कुछ डस्ट पार्टिकल कुछ चला जाता है तो हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं। तो छींकने के पहले भी हम एक डीप इंस्पिरेशन, गहरी सांस लेते हैं। डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स ये होता है सोलोइंग, जब हम कुछ खाते हैं और जब निगलते हैं, सोलो करते हैं, निगलते हैं, तो निगलने के टाइम जब वो फूड हमारे गले में होता है, नेक वाले रीजन में होता है, तब कुछ सेकंड के लिए, माइनर सेकंड के लिए हमारी ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन जो वो अरेस्ट होता है, रुकता है। इम्पल्स फ्रॉम बैरो रिसेप्टर, बैरो जो टर्म होती है ये प्रेशर के लिए यूज़ होती है। जैसे बोलते हैं ना कि समंदर में आप 1 मीटर नीचे कितना भार है या 2 मीटर नीचे कितना भार है, प्रेशर है कितना है, उसका पता लगाने के लिए बैरोमीटर होता है। तो बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये प्रेशर चेंज पे रिस्पॉन्स करते हैं। अब प्रेशर चेंज यानी ब्लड की बात चल रही है, तो रेस्पिरेशन जब ब्लड प्रेशर चेंज होता है तब ये एक्टिवेट होते हैं और इम्पल्स शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तब रेस्पिरेशन चेंज होता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट चेंज होता है। इमोशनल कंडीशन में हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं। एक्सरसाइज और एजिंग, एक्सरसाइज में हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, लेकिन एजिंग के साथ, एज मतलब होता है उम्र बढ़ना, बुढ़ापा, ओल्ड एज के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर रेस्पिरेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें वेट ट्रेनिंग भी हो सकता है, हम योगा, कार्डियो, साइकिलिंग, कोई भी मस्कुलर एक्सरसाइज आप करते हैं, ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ चेंजेस इन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये शरीर के बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं, जैसे अभी हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तो ऐसे अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम पर या काफ़ी सिस्टम्स पर असर दिखाता है, या जो उसमें चेंजेस होते हैं एक्सरसाइज करने पर। द डिग्री ऑफ चेंजेस डिपेंड अपॉन सीवियरिटी ऑफ एक्सरसाइज, और कितना चेंज हो रहा है ये डिपेंड करता है कि भाई आप कितना सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। अब जैसे आप योगा करते हैं, योगा आपको एक जगह के बैठ के करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं उसमें। वहीं आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग मतलब वेट उठाते हैं, डम्बल्स उठा रहे हैं या प्लेट्स हैं वो उठा रहे हैं, तो वो एक अलग सीवियरिटी हो गई। आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से भाग रहे हैं, तो वो एक अलग एक्सरसाइज हो गई। तो ऐसी या साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे हैं, क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कार्डियो एक्सरसाइज अलग होती है, वेट अलग एक्सरसाइज अलग होती है, योगा एक्सरसाइज अलग होती है, और भी ऐसी बहुत सारे फॉर्म हैं एक्सरसाइज के। तो जो चेंजेस होंगे ये डिपेंड करेंगे आपकी एक्सरसाइज की सीवियरिटी पर, कितनी सीवियर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। तो क्या क्या चेंज होते हैं उसमें, सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इंटर एंड लीव द लंग इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी एयर हमारे लंग्स में इंटर कर रही है और कितनी एयर बाहर निकल रही है, उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। अभी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये डिपेंड करता है हमारे टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट पर। इट इज़ अबाउट 6 लीटर पर मिनट विद अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml एंड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 पर मिनट। अगर हम 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं, हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है या जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 है 1 मिनट में, और जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml है, यानी कि हम 500 ml एयर लेंगे, तो हम पल्मोनरी वेंटिलेशन इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कितना हुआ 1200 ml इंटू 12, तो ये होता है लगभग 6 लीटर पर मिनट। अब
ये तो जब आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे थे तब की बात हो रही थी। पल्मोनरी वेंटिलेशन 6 लीटर का है जब आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर आराम से सांस ले रहे हैं। 500 ml आपका टाइडल वॉल्यूम है, उतना आप ले रहे हैं और उतना छोड़ रहे हैं, और 1 मिनट में लगभग आप 12 बार सांस ले रहे हैं, तो आपका 6 लीटर पर मिनट हुआ पल्मोनरी वेंटिलेशन। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हाइपर वेंटिलेशन विच इंक्लूड इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो रेट भी बढ़ जाता है, दर बढ़ जाती है, और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। इन मॉडरेट एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज अबाउट 30 साइकिल पर मिनट एंड टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज अबाउट 2000 ml, यानी 1 मिनट में जहाँ पे आप 12 बार सांस ले रहे थे, मॉडरेट एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो 1 मिनट में 30 बार तक सांस लेते हैं। और नॉर्मली आप जो आपका जो टाइडल वॉल्यूम था आप 500 ml था, वो अब कितना हो गया 2000 ml, यानी कि 2 लीटर। Thus the pulmonary ventilation increased to about 60 लीटर पर मिनट ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज। तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये 60 लीटर पर मिनट तक हो सकता है, जो कि नॉर्मली 6 लीटर पर मिनट होता है, लेकिन जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो ये 60 लीटर पर मिनट तक हो सकता है। इन सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज, जब आप सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मॉडरेट एक्सरसाइज, नॉर्मल या हम बोलते हैं ना ईजी या नॉर्मल, फिर उसके बाद मॉडरेट एक नेक्स्ट स्टेज, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज हो गई सीवियर, बहुत ज़्यादा। तो इन सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज इट राइजेज स्टिल फर्दर अप टू 100 लीटर पर मिनट। जब हम सीवियर एक्सरसाइज करते हैं तो यही जो रेट है, जो नॉर्मली कितना था 6 लीटर पर मिनट, पल्मोनरी वेंटिलेशन 6 लीटर पर मिनट था नॉर्मली, वो सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज में 100 लीटर पर मिनट तक हो सकता है, 100 लीटर पर मिनट तक हो सकता है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजनेशन, एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में भी चेंज हुआ। अब हम बात क्या कर रहे हैं अभी, एक्सरसाइज का या रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन पे हमने देख लिया कितना फ़र्क पड़ता है। दूसरा अब हम बात करते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज इंक्रीज, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ एल्वुलाई फॉर ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड। अब जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट से लेके लंग्स, लंग्स से लेके हार्ट तक का, उसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी कैपिलरीज में। इसकी वजह से जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है एल्वुलाई की फॉर ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड, मतलब हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन का ब्लड में डिफ्यूज़ होना, इसका जो रेट है ये भी बढ़ जाता है। द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज अबाउट 20 ml पर मिनट एट रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में 21 ml पर मिनट है जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है, लेकिन जब हम मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो पर मिनट ये 45 to 50 ml हो जाती है। तो एक्सरसाइज का क्या क्या चेंज हो रहा था रेस्पिरेशन पे, पहला हमने देखा पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा हमने क्या देखा है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिफ्यूज होने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। थर्ड हम देख रहे हैं कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंज्यूम होना, यूज होना, यूटिलाइज होना, ये भी बढ़ जाता है। द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द टिश्यू पर्टिकुलरली द स्केलेटल मसल इज ग्रेटली एनहेंस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऑक्सीजन का कंज्यूम होना या कंज्यूम होने की दर, ऑक्सीजन के उपयोग होने की दर जो है वो बढ़ जाती है। जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ये ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो टिश्यू और सेल है ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द टिश्यू पर्टिकुलरली द स्केलेटल मसल इज ग्रेटली इनहेंस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है टिश्यू के द्वारा। बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज मोर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द मसल। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में वेसोडाइलेशन होता है, मतलब जो वेसल्स है वो फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती है, रिलैक्स कंडीशन में आ जाती हैं। अब ज़्यादा चौड़ी हो गई तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। तो बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन इन मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि वेसोडाइलेशन हो गया है मसल्स में एक्सरसाइज के दौरान, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा मसल्स से। सो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द मसल फ्रॉम द ब्लड। तब ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आ रहा है तो ज़्यादा
ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। अब हमारी मसल्स कितना ऑक्सीजन यूज़ कर पा रही हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितनी सप्लाई हो रही है, उस हिसाब से यूज़ करेंगे। ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो ज़्यादा यूज़ करेंगे, डिपेंड करेगा एक्सरसाइज के ऊपर। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएंगे अच्छे जिम में, कोई ढंग के जिम में, तो वो आपको रेस्पिरेशन का स्पेशली बताता है कि जब आप वेट उठाते हैं, जहाँ पे भी आप जोर लगा रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तब आप इनहेल करें, सांस लें। वो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको सांस लेने की टेक्निक भी सिखाते हैं, रेस्पिरेशन टेक्निक भी सिखाते हैं। तो जितना हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, जितना हम ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उतना ऑक्सीजन यूज़ होगी। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें तो सांस लेने की दर पर ज़रूर ध्यान रखें। तो ये इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेशन भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स की, जो कि क्लिनिकल टर्म जिनको हम बोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं, क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ होती हैं। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या है? रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होना सेल्स में। अब इस शब्द को अगर अपन तोड़ते हैं तो हाइपो मतलब होता है लो, ऑक्सिया मतलब है O2। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लो हो गई है, कम हो गई है, उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस मतलब क्या होता है? ब्लूइश और ग्रेश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, नेल, लिप, अराउंड द आइज। उंगलियां, लिप्स, आँख के आसपास जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो हल्के से ब्लूइश होते हैं, वो कंडीशन साइनोस्ड कहलाती है। जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब ऐसा होता है। डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, कठिनाई होता, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्पनिया। इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एयर हंगर। कभी कभी इसको हम एयर हंगर का नाम भी देते हैं या बोलते हैं। फिर है पीरियोडिक ब्रीदिंग। पीरियोडिक मतलब एक अंतराल में सांस लेना। सम बेबीज कैन टेक अ पॉज इन द ब्रीदिंग अप टू 10 सेकेंड और अ फ्यू सेकेंड लॉन्गर। देयर नेक्स्ट फ्यू ब्रीथ मे बी फास्ट एंड शैलो, देन दे ब्रीथ स्टेडीली अगेन, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक ब्रीदिंग। कुछ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम से सांस रोक देते हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि रो रहे हैं, बहुत ज़ोर से रोते हैं, फिर एकदम से सांस रोक देते हैं अपनी कुछ सेकंड के लिए, और फिर जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं, और फिर उनकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाती है, स्टेडीली एक जैसी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ब्रीदिंग। तो आज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। शुरू करते हैं कोई नया सिस्टम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, या फिर कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर सोशियोलॉजी भी शुरू कीजिए, तो देखते हैं क्या करते हैं। या तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से कोई सिस्टम उठा लेंगे जो नहीं हुआ है, या फिर हम सोशियोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू।